मूवी की शुरुआत में हम कैरोलिन नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो अपनी बेटी के साथ कहीं जा रही थी, तभी उसकी नजर भागते हुए लोगों पर पड़ती है। जब वो कार से बाहर जाकर देखती है तो उसे गोलियां चलने की आवाज आती है। बाहर कुछ लोग ढूंढ ढूंढ कर लोगों को मार रहे थे। फिर कैरोलिन अपनी बेटी के साथ कार में ही चिपकर बैठ जाती है, लेकिन वो दुश्मन उनको ढूंढ लेती है और कैरोलिन की बेटी को अपने साथ ले जाती है। ये लोग कौन थे और क्यों लोगों को मार रहे थे, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अब कैरोलिन फौज में भर्ती हो गई थी। एकमात्र यही तरीका था जिससे वो अपनी बेटी को ढूंढ सकती थी। अब उसको दूसरे फौजियों की सहायता के लिए नई जगह पर भेजा गया था। इसको लेने के लिए लेफ्टिनेंट नायरन आता है। वो इसे बेस कैंप पर ले जाने आया था, लेकिन बेस कैंप की जगह वो कैरोलिन को कहीं और ही ले जाता है। फिर वो उसे कहता है कि तुम कार से बाहर मत निकलना, खतरा है। मैं कुछ सामान लेकर अभी आता हूँ। लेकिन कई लोगों को बीमारी होती है कि जो काम करने से रोका जाए वो काम जरूर करना होता है। फिर कैरोलिन हैमर से बाहर आ जाती है। उसके बाहर आते ही कुछ बागी लोग उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन कैरोलिन होशियार थी। वो उनसे पीछा छुड़ाकर हैमर लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो लेफ्टिनेंट को वहीं पर छोड़ देती है। फिर वो खुद ही बेस की तरफ जाने लगती है। उसे रास्ता पता था क्योंकि वो इसी शहर की रहने वाली थी। वो बेस पर पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचते ही उसकी चेकिंग की जाती है। कैरोलिन अपना ऑर्डर लेटर दिखाती है। फौजी पूछता है कि लेफ्टिनेंट कहाँ है। कैरोलिन कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर वो फौजी इसको कर्नल से मिलवाने के लिए ले जाता है। फौजी उसे वहाँ पर वेट करने के लिए कहता है। यह है मलिक, इसको भी ऑर्डर देकर इस बेस कैंप पे बुलाया गया है। ये है ग्रैंडमिक, ये एक स्नाइपर है, इसको भी यहाँ पर बुलाया गया था। तभी वहाँ पर क्रीमी आता है। इसको भी इस बेस कैंप पे आने के ऑर्डर मिले थे। इन चारों को ये नहीं पता था कि इन्हें बुलाया क्यों गया है। फिर वहाँ पर कैप्टन फोर्सबर्ग आती है। वो इनको अपना सामान यहीं पर छोड़कर अंदर चलने के लिए कहती है। जब कर्नल इन सबको देखता है तो पूछता है कि लेफ्टिनेंट कहाँ है। फोर्सबर्ग कहती है कि वो यहाँ पर नहीं पहुँचा। तभी कर्नल बताता है कि लोगों ने हथियार उठा लिए है और सभी के सभी बेरहम हो गए हैं। पूरी धरती पर धुआं छा जाने के कारण सूरज की किरणें कई सालों से धरती पर नहीं पड़ी, इसलिए गर्मी आई नहीं और सर्दी गई नहीं। तभी कैप्टन फोर्सबर्ग कहती है कि दुश्मनों ने हमारे सभी बेस कैंप बर्बाद कर दी है और कुछ ही घंटों के बाद वे यहाँ भी आ जाएंगे। अगर हमें ये जंग जीतनी है तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है जिससे हम ये जंग जीत सकते हैं। कर्नल बताता है कि तुम लोगों को 2 कैनिस्टर्स लेकर ओडो के रिसर्च सेंटर तक जाना होगा। यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें समुद्र के रास्ते से जाना है जहां अब बर्फ जम चुकी है। ये रास्ता दुश्मनों के बेस कैंप से बिल्कुल पीछे है। अगर वहां सही सलामत पहुंच गए तो हम जंग जीत जाएंगे, अगर ना पहुंचे तो मिशन यहीं पर खत्म। कैरोलिन कहती है कि ये सुसाइड मिशन है। कर्नल कहता है मिशन नहीं करना तो तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर वो सभी को जाने के लिए कहता है और कैरोलिन को रुकने के लिए कहता है। फिर कर्नल कैरोलिन को उसकी बेटे की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि हमें ये ओरो के पास रिफ्यूजी कैंप में मिली है। अगर तुम वहाँ पर पहुँच गई तो शायद अपनी बेटे से मिल पाओगी। कैरोलिन इस मिशन पर जाने के लिए मान जाती है। कैरोलिन अपनी बेटे से मिलने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी और ये तो सिर्फ हजारों मील स्केटिंग करके दूसरी जगह ही जाना था। फिर जब वो अपने साथियों के पास जाती है तो क्रीमी कहता है कि मैं इस मिशन पर नहीं जाऊंगा। कैरोलिन उसे मनाती है और कहती है कि हम सब बढ़िया आइस स्केटर है, इसीलिए हम लोगों को चुना गया है। लेकिन क्रीमी अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढकर उसके पास जाना चाहता था। मलिक कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि ये जंग खत्म हो जाए और मैं अपने लोगों को ढूंढ सकूं। फिर क्रीमी भी मान जाता है। तभी वहाँ पर कैप्टन फोर्सबर्ग आती है। वो उन लोगों को साथ ले जाने वाला सामान देती है जिसमें गन, रस्सी, टॉर्च वगैरह थी। हर बैग का वजन 20 किलो था। फिर वो उन्हें मॉर्फिन और साइनाइड का कैप्सूल देती है और कहती है कि तुम लोगों को अच्छे से पता है इसका उपयोग कब करना है। फिर कैप्टन कहती है जिसको सोना है सो जाओ, खाना है खा लो और जिसको हगना है वो हग लो, हम सुबह निकलेंगे। जब रात को वो सब सो रहे थे तब उनके ऊपर दुश्मन का हमला हो जाता है। फिर कैप्टन उन सबको यहाँ से चलने के लिए कहती है। वे सब अपना सामान उठाते हैं और बेस के पीछे वाले रास्ते से भागते हैं। वे 6 लोग थे, लेकिन इनमें से एक को गोली लग जाती है और वे 5 रह जाते हैं। तभी उन्हें आगे कर्नल मिलता है। कर्नल के साथ लेफ्टिनेंट नायलन भी था जो अब वापस आ चुका था। फिर कर्नल उनको 2 कैनिस्टर देते हैं जिनको सेफली ओरो के रिसर्च सेंटर में ले जाना था। वो उन कैप्सूल को कैप्टन फोर्सबर्ग के बैग में रख देते हैं। फिर वे सभी बर्फ में जमी हुई नदी में उतरते हैं। अब से कैप्टन फोर्सबर्ग इन सब की इंचार्ज थी। कर्नल उन्हें भेजकर खुद मौत के मुंह में ही रुक जाता है। इन सभी को रात में ही चला
करना था और दिन में छुप कर रहना था ताकि दुश्मनों की नजरों में न आ सके। जिस बर्फ पर ये स्केटिंग कर रहे थे उसका भी कुछ भरोसा नहीं था। कई जगह पर मोटी परत जमी हुई थी तो कई जगह पर बहुत ही पतली। इनको हर कदम संभल कर रखना था। अब चलते चलते इनको सुबह हो जाती है। ये रात से लगातार स्केटिंग कर रहे थे इसलिए ये थक जाती है और एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाती है। मलिक कहता है कि स्नाइपर्स हमें आराम से देख लेंगे, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। फिर वे जैसे ही वहाँ से चलने लगते हैं बर्फ की सतह टूट जाती है और कैप्टन फोर्स भरत उसमें गिर जाती है। गिरते समय उसका सिर जोर से टकराता है इसलिए वो बेहोश हो जाती है और पानी में गिरते ही मर जाती है। उसमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तभी कैरोलिन अपने बैग वहीं पर रखती है और पानी में कूद जाती है। वो डूबती हुई कैप्टन के पास जाती है और एक चाकू से उसके कंधे पर टंगा हुआ बैग उतार लेती है। फिर वो बैग को लेकर पानी से ऊपर आ जाती है। इस बैग में वे कैप्सूल थे जिनको ओडो के रिसर्च सेंटर में पहुंचाना था। फिर वे कैरोलिन के कपड़े उतारकर उसे सूखे कपड़े पहनाती है और जल्दी से वहाँ से निकलते हैं ताकि किसी के हाथ ना लग जाए। फिर वे पास में ही एक घर में जाती है। वे पूरी तरह से चौकन्ने होकर उस घर में जाती है। वे घर को अच्छे से चेक करती है फिर उसमें आग जलाती है। बर्फ के कारण कैरोलिन की उंगलियां भी खराब हो गई थी। शायद अब उसे आग के पास बैठकर थोड़ी राहत मिल सके। फिर ग्रैंडमिक पूछता है कि अब हमें क्या करना है। मलिक कहता है कि लेफ्टिनेंट नाइलन ही अब हमारा इंचार्ज है। लेकिन कैरोलिन को उस पर भरोसा नहीं था क्योंकि वो सोचती थी कि नाइलन उसे मरने के लिए छोड़कर छुप गया था और यही बात नाइलन भी सोचता था कि वो उसे मरने के लिए छोड़कर वहाँ से भाग गई थी। तभी मलिक कहता है कि नाइलन हम सब में से ओहदे में बड़ा है इसलिए अब से वही कमांड देगा और हम सब उसको फॉलो करेंगे। फिर वे थोड़ी देर आराम करते हैं। थोड़ी देर बाद जब कैरोलिन की आँख खुलती है तो उसे हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। जब वो घर के बाहर जाकर देखती है तो क्रीमी किसी से बात कर रहा था। फिर हेलीकॉप्टर को देखकर वे सभी घर के अंदर भाग आते हैं। फिर वे आग बुझाकर अपना सामान उठाते हैं। फिर वे हेलीकॉप्टर के आने से पहले घर से बाहर निकलकर झाड़ियों में छुप जाते हैं। दुश्मन उस घर को बम से उड़ा देता है। हेलीकॉप्टर के जाते ही कैरोलिन क्रीमी के ऊपर गन तान देती है और कहती है कि मैंने इसको किसी से बात करते हुए देखा था। फिर जब वो कैरोलिन की गन छीनने की कोशिश करता है तो मलिक उसे दबोच लेता है और पूछता है कौन है तू, गद्दार या कोई बेवकूफ? बोल नहीं तो तुझे अभी काट डालूंगा। क्रीमी कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो बेस F-28 में कम्युनिकेशन ऑफिसर है। मुझे नहीं पता था कि उन लोगों ने हमें कैसे ढूंढा। मलिक पूछता है क्या इसे जान से मार दूं, लेकिन लेफ्टिनेंट कहता है कि इसे साथ ले चलो बिना हथियार के। फिर वे पांचों फिर से अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। वे कई घंटे लगातार चलते रहते हैं। अब चलते चलते शाम हो जाती है। क्रीमी किसी चीज से ठोकर खाकर गिर जाता है। फिर जब वे ध्यान से देखते हैं वहाँ चारों तरफ पानी के अंदर लोग जमे पड़े थे। इसका मतलब यहाँ पर भारी तबाही हुई थी। लेफ्टिनेंट कहता है कि हमें अपनी लाइट बंद करनी होगी और आगे बढ़ना होगा, अभी रास्ता बहुत लंबा है। फिर वे आगे चलते जाते हैं और आगे चलकर बर्फ के चट्टानों पर आराम के लिए रुक जाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और उन सब पर गोलियां बरसाने लगता है। फिर सभी उससे बचते हैं और जिसको जो जगह मिलती है वहीं पर छुप जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर चला जाता है। वे सभी फिर से इकट्ठा होते हैं और थोड़ी देर आराम करने के लिए पास में बने कैंप्स में चले जाते हैं। वे उन कैंप्स को अच्छे से चेक करते हैं लेकिन उनमें कोई भी नहीं था। तभी उन्हें वहाँ पर एक घर में लाइट जलती हुई नजर आती है। फिर वे चुपके चुपके उस घर में जाते हैं। वहाँ एक अंकल आंटी रहते थे। वे बताते हैं कि हम यहाँ पर सालों से रह रहे हैं, जब भी यहाँ कोई आता है तो हम छुप जाते हैं। फिर आंटी उन सब लोगों को खाने के लिए कुछ देती है। जब वे सब खाने की टेबल पर बातें कर रहे थे तब कैरोलिन के हाथ से एक चम्मच नीचे गिर जाता है। जब वो उसे उठाने लगती है तो उसे टेबल के नीचे एक मशीन गन दिखती है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती अंकल सब पर गोलियां चला देते हैं। फिर वे भी अंकल आंटी को ऊपर पहुंचा देते हैं। फिर वे एक दूसरे को संभालते हैं। इस गोलीबारी में एक गोली क्रीमी के सिर में लग गई थी और वो वहीं पर ढेर हो गया था। मलिक को भी एक गोली लगी थी लेकिन वो किसी को नहीं बताता। तभी लेफ्टिनेंट को पता चल जाता है। मलिक कहता है चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तभी क्रीमी के वॉकी टॉकी में से एक लड़के की आवाज आती है। वो खुद को F-28 बेस कम्युनिकेशन ऑफिसर बताती है। इसका मतलब क्रीमी सच बोल रहा था। वो दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड से ही कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसकी मौत पर सबको अफसोस होता है। मलिक भी वहाँ से जाते समय उसे सॉरी बोलता है। अब वे फिर से अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। मलिक की हालत खराब हो रही थी लेकिन वो अपना पूरा जोर लगाकर उनके साथ ही चले जा रहा था। फिर वे एक जगह पर रुककर मलिक का घाव चेक करते हैं। मलिक किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता और कहता है कि चलो मैं ठीक हूँ। कुछ दूर जाकर उसकी हालत और बिगड़ जाती है। कैरोलिन कहती है कि थोड़ी ही दूर एक जहाज है, हमें वहाँ तक जाना होगा। मलिक को पता था कि उसका सफर अब यहीं पर खत्म होने वाला है लेकिन फिर भी वो हौसला नहीं हारता और जहाज तक पहुँच जाता है। उसके साथ ही उसे अंदर लेकर जाते हैं। कैरोलिन कहती है कि मलिक को साथ ले जाने में मुश्किल होगी इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। ग्रैंडविक कहता है कि हम ऐसी हालत में इसको नहीं छोड़ सकते। लेफ्टिनेंट कहता है कि हम इसे खाना और पानी देंगे।
जाएंगे, फिर ऑरो रिसर्च सेंटर जाकर हम इसके लिए मदद लेकर आएंगे। तभी ग्रैंडविक कैप्सूल निकाल लेता है और कहता है कि मुझे जानना है कि इसके अंदर आखिर है क्या, जिसके लिए हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लेफ्टिनेंट उसे रोकता है, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता और उसे खोल कर देखता है। ये एक बायोलॉजिकल वेपन था। तभी मलिक आता है और कहता है ये सिर्फ जंग खत्म नहीं करेगा बल्कि सब कुछ खत्म कर देगा। फिर मलिक कहता है तुम लोग जाओ, मैं यहीं पर रुकूंगा। फिर कैरोलिन जहाज से बाहर जाकर देखती है कि वहाँ पर कोई आ तो नहीं रहा। तभी उसे गोली की आवाज आती है और जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि मलिक ने खुद को गोली मार ली थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके चक्कर में ये लोग अपना खाना बर्बाद करें। फिर कैरोलिन कहती है तुम दोनों यहाँ पर अपना समय खराब करो, मैं यहाँ रुककर गोली नहीं खाना चाहती। फिर वो इस जहाज से अकेले ही निकल जाती है। अब कुछ दूर जाने के बाद बर्फ की मोटी सतह खत्म हो जाती है और पतली सतह शुरू हो जाती है, लेकिन आगे तो बढ़ना ही था क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। तभी एक जगह से बर्फ टूट जाती है और कैरोलिन गिर जाती है। वो पूरी कोशिश करती है कि पानी के अंदर ना जाए। इतने में वहाँ पर लेफ्टिनेंट और ग्रैंडविक आ जाता है। लेफ्टिनेंट कैरोलिन को कैप्सूल फेंकने के लिए कहता है। जब कैरोलिन उसे कैप्सूल दे देती है तो वो रस्सी फेंककर कैरोलिन की जान बचा लेता है। अब वे तीनों एक साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी उनके ऊपर कोई गोली चलाता है और वे सभी नीचे लेट जाते हैं। फिर स्नाइपर अपनी गन में से दुश्मन को देखता है। दुश्मन लगातार उन पर गोलियां चला रहा था। फिर ग्रैंडविक 750 मीटर की दूरी से उसका भेजा उड़ा लेता है। अब उन पर गोलियां चलनी बंद हो जाती है और वे उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से गोलियां चलाई गई थी। कैरोलिन चेक करती है, अब वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं था। दो तो पहले ही जम चुके थे, एक को अभी अभी ग्रैंडविक ने मार डाला था। फिर वे रात को वहीं पर सो जाती है। जब कैरोलिन सुबह उठती है तो देखती है कि लेफ्टिनेंट वहाँ से चला गया है और वो अपने साथ कैप्सूल भी ले गया है। फिर जब वो नीचे झाँककर देखती है तो दुश्मन उस पर गोलियां चलाते हैं। नीचे से करीब 10 दुश्मन उनकी ही तरफ आ रहे थे। फिर कैरोलिन और स्नाइपर दोनों दुश्मनों को मारने की पूरी कोशिश करते हैं। वे एक एक करके सभी दुश्मनों को मार देते हैं, लेकिन लास्ट में एक दुश्मन आकर कैरोलिन को गोली मार देता है। उस समय कैरोलिन के हाथ में एक ग्रेनेड था जो कि एक्टिवेट हो चुका था। फिर वो खुद तो छलांग लगाकर बच जाती है, लेकिन ग्रैंडविक मारा जाता है। वो उसकी मौत पर अफसोस मनाती है। अब वो अकेली ही ऑरो रिसर्च सेंटर की तरफ चल पड़ती है, वो भी पूरी रफ्तार से। लेफ्टिनेंट उसे रास्ते में दिख जाता है। फिर वो उस पर गोली चलाती है और घायल कर देती है। फिर वो उसके पास जाकर उससे कैप्सूल मांगती है। लेफ्टिनेंट कहता है कि हम इस समय समुद्र के ऊपर है, हमें ये वायरस समुद्र के अंदर दफन कर देना चाहिए, वरना ये वायरस पूरी धरती को निगल जाएगा। लेकिन कैरोलिन को तो ये मिशन पूरा करके अपनी बेटे से मिलना था। लेफ्टिनेंट चिल्लाता रहता है कि मासूम लोग मारे जाएंगे, लेकिन कैरोलिन अपनी बेटी के प्यार में अंधी हो चुकी थी। अब कैरोलिन की भी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उससे अपनी गन का भी वजन उठाया नहीं जा रहा था, इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़ देती है और लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ती रहती है। अब उसे अपने मरे हुए साथी नजर आने लगती है जो कहते हैं कि क्यों इंसानियत को खत्म करना चाहती हो। तभी वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो ऑरो रिसर्च सेंटर के अंदर थी। होश में आने के बाद उसे कर्नल के पास ले जाया जाता है जो कि एक लेडी थी। वो इस मिशन के पहले पड़ाव को पूरा करने के लिए कैरोलिन को सम्मानित करती है और इसे सेकंड लेफ्टिनेंट बना देती है। लेफ्टिनेंट नाइलैंड भी इस समय वहीं पर था। वो कहती है कि मुझे इन सब की जरूरत नहीं, मुझे ये बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है। कर्नल कहती है कि हमें नहीं पता तुम्हारी बेटी कहाँ है, तुमने इस मिशन के लिए इनकार कर दिया था, इसलिए कर्नल ने तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ पर भेजा था। फिर कैरोलिन को गुस्सा आ जाता है। फिर वो मार मार के लेडी कर्नल का थोबड़ा सुझा देती है। फिर लेफ्टिनेंट उसे संभालता है और सब लोग उन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब उसके हाथों की बैंडेज चेंज की जा रही थी तब वो एक कदर छुपा लेती है। फिर वो लेफ्टिनेंट नायरन के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं गलत थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। लेफ्टिनेंट कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और न ही हमारे पास कोई हथियार है। कैरोलिन कहती है कि अगर मेरी बेटी जिंदा है तो मैं इस वायरस के कारण उसे मरने नहीं दूंगी। फिर वे दोनों लैब ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेफ्टिनेंट एक सिपाही को कहते हैं हमें लैब का रास्ता बताओ और हमारे साथ चलो। फिर वे उस सिपाही के पीछे पीछे चलने लगते हैं। वो उन्हें एक लिफ्ट में ले जाता है। फिर वहाँ से वे दोनों अकेले ही आगे बढ़ते हैं। जब वे और आगे बढ़ते हैं तो दो सिपाही उन्हें रोक लेते हैं, लेकिन ये उन पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। फिर ये दोनों लैब के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और दो साइंटिस्ट को पकड़कर उनसे पूछते हैं कि जो कैप्सूल हम लेकर आए थे वो कहाँ है। उनमें से एक साइंटिस्ट इन दोनों को वहाँ पर ले जाता है और उनको वो कैप्सूल दे देता है। फिर कैरोलिन उनमें से वायरस वाली बोतल निकाल लेती है। अब उन दोनों को पकड़ने के लिए वहाँ पर और लोग भी आ रहे थे। फिर कैरोलिन एक ग्रेनेड से उस जगह को उड़ाने वाली थी कि एक साइंटिस्ट कहता है कि वो अलार्म बजाओ और यहाँ से बाहर चले जाओ और यहाँ से बाहर जाकर अकेले में इस वायरस को नष्ट करो, इससे कोई भी इन्फेक्टेड
भी नहीं होगा। फिर अलार्म बजाते ही वहाँ पर रेड लाइट ऑन हो जाती है। फिर ये दोनों ही साइंटिस्ट के कपड़े पहनकर उस एरिया से बाहर निकल जाते हैं। चलते चलते कैरोलिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन लेफ्टिनेंट उसे अकेला नहीं छोड़ता और उसे अपने साथ इस एरिया से बाहर ले जाता है। बाहर सभी साइंटिस्ट को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर तैयार खड़े थे। फिर कैरोलिन वहाँ पर गिर जाती है और लेफ्टिनेंट को जाने के लिए कहती है। लेफ्टिनेंट जाकर पूछता है कि क्या हेलीकॉप्टर में 2 लोगों की जगह होगी, मेरी साथी को चोट आई है। इतने में वहाँ पर कर्नल और उसके साथी आ जाती है। कैरोलिन कहती है कि कोई भी आगे बढ़ा तो मैं ग्रेनेड का ट्रिगर छोड़ दूंगी। लेफ्टिनेंट भी उसे देखता रह जाता है। कर्नल उसे ग्रेनेड मांगती है, लेकिन वो नहीं देती। लेफ्टिनेंट हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से उड़ जाता है। कैरोलिन वहाँ से चलकर किनारे तक पहुँच जाती है और नीचे कूदकर ट्रिगर छोड़ देती है। ऐसा करके उसने इंसानियत को बचा लिया था, या फिर यूं कहो कि अपनी बेटी की जान बचा ली थी। अब उन 6 साथियों में से सिर्फ लेफ्टिनेंट नाइलन ही बचा था और उसकी आंखों में दुख था। उसने सोचा भी नहीं था उसके साथियों का अंत इस तरह से होगा।